मंच पर विराजमान भारत सरकार में और इसलिए जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि होने के नाते और संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे राजकुमार जी का धन्यवाद और करना ही है और बधाई भी देनी है। लेकिन उससे पहले उनकी अनुमति से मैं चाहूँगा बात शुरू करूँ अपने मित्र लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को बधाई दे करके कि कहीं इस कार्यक्रम में वो बात छूट ना जाए कि गत 2 सप्ताह में जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से 70 साल के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, सफल चुनाव हुआ और शायद ये मनोज जी के भाग में लिखा था कि उनकी देखरेख में हो। और उसके अतिरिक्त मैं इसलिए भी उनको बधाई देना चाहूंगा कि यदि आप पिछले 30 वर्ष के आतंक का इतिहास देखें तो मैं आंकड़ों सहित ये कह सकता हूं कि शायद ये पहली बार एक ऐसा चुनाव था जहां ना कोई हिंसा हुई, ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई नामुराद वारदात हुई और इतना भारी मात्रा में मतदान हुआ। वरना संसद और विधानसभा के चुनावों में भी विशेषकर घाटी में 10-15% से अधिक अपेक्षा नहीं रहती थी और उससे बड़ी संतुष्टि भी हो जाती थी। इस बार बढ़ चढ़ करके घाटी में भी 50-50, 60-60% मतदान होना। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विश्लेषक इससे कुछ अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। शायद जनता ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बार बार एक ही वंश से जो उम्मीदवार उतर करके आते थे उनसे जनता ऊब गई थी। वही चेहरे विधानसभा के लिए भी, वही चेहरे संसद के लिए भी, और इस प्रकार लोकतंत्र के प्रति उनकी आकांक्षाएं बुझती चली जा रही थी। वो जो जमहूरियत की तमन्ना जो झुलस गई थी, हसरत जो झुलस गई थी, उसने फिर से अगड़ाई ली है। और मैं ये कहूँगा कि इस भारी मतदान का ये एक शायद संदेश है कि पुनः जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रति जागृति हुई है, जमहूरियत के प्रति हसरत बंधी है। और मोदी जी के हस्तक्षेप से पहली बार हमें यह एहसास हुआ कि 3 स्तरीय लोकतंत्र क्या होता है, सेल्फ रूल क्या होता है, ऑटोनॉमी क्या होता है। पिछले 40-50 वर्षों में रोज हम अखबारों में सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात पढ़ा करते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन वास्तव में वो क्या है, वो ये है कि जो धरती से जन्मा हुआ और इसी कारण ये मतदान इतनी भारी मात्रा में हुआ कि लोगों को लगा कि हमारे बीच में से कोई जाकर के प्रतिनिधि जा रहा है, ना कि किसी वंश या परिवार से। और एक नए अध्याय का आगाज जम्मू कश्मीर में हुआ है। लोग पूछते हैं ये जो नई संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन स्थापित हुआ है, इससे बदला क्या है? तो मैं कहता हूं कि एक वाक्य में यह बदला कि हमें जिला परिषद मिली। उसके अतिरिक्त प्रशासन में एक नए वर्क कल्चर को लाने का प्रयास किया गया। केंद्र के वो कानून जो लोकहित के थे, जनहित के थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर को वंचित रखा गया था, वो पहली बार यहां पर लागू हुए हैं। और विकास के कार्य जो धीमे पड़ गए थे उन्हें गति मिली, जो रुक गए थे पुनः प्रारंभ हुए हैं, जिसका प्रमाण आज का ये कार्यक्रम है। और यदि आप प्रशासन की बात करें तो एक ऐसा भी बदकिस्मती से समय गुजरा था कि भ्रष्टाचार के नाम को लेकर के कोई कान खड़ा नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि दिस इज वर्चुअली अ नॉर्म इन जम्मू कश्मीर। इत्तेफाक से नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे ही कहा जाता था। अब वहां पे भी वातावरण बदला है। पहली बार DOPT का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। 2018 का उसमें संशोधन भी है, जिसके चलते रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया जाएगा और इसलिए आने वाले समय में देने वाला भी और लेने वाला भी थोड़ा चौकस रहेगा। इसी प्रकार केंद्र के वो कानून जिन्हें कोई कारण नहीं था रोक के रखने का, उन्हें 370 की आड़ में रोके रखा गया। उदाहरण के तौर में डॉरी एक्ट, भला मुझे बताइए कौन से संविधान की उल्लंघना होती अगर डॉरी एक्ट यहां लग जाता। चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह का क्या कारण था। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये ऐसे एक्ट हैं जो
बड़े बड़े लोग देश दुनिया के जो ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकारों की बातें करते हैं, उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि कौन सा संविधान है जो इस प्रकार के कानून को लागू होने से बाधा बनता है। और धीरे धीरे ये नोटिफिकेशन जारी है। हो क्या रहा है कि जो नहीं लगा होता उसके बारे में सवाल आ जाता है, क्या हुआ। अभी कल ही मुझे किसी ने पूछा कि साहब मिनिमम वेजेस एक्ट कब लगेगा। मैंने कहा वो भी जल्दी लगेगा। जब लग जाएगा तो कुछ लोगों को परेशानी भी होगी, क्योंकि फिर लिखित में वेतन देना पड़ेगा। और जो काम बचे हैं वो भी धीरे धीरे इस नई व्यवस्था में हो रहे हैं। और ये एक ऐसी सरकार है जो रिस्पॉन्सिव भी है, जो आंख मीचना नहीं चाहती। बेरोजगारी का एक विषय है, बार बार आता है, और आजकल बार बार डेली वेजर्स की बात हो जाती है। मैं इसलिए ये बात एक आध रख रहा हूं, 2 क्षण लेकर के, ताकि कुछ एक बातें स्पष्ट हो जाएं, ताकि पीछे वो आपका पीछा ना करती रहें। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, प्रशासन को लेकर के भी, चीफ सेक्रेटरी को भी लेकर के। वो चिंतित है संवेदनशीलता से इसका कोई समाधान निकालने के लिए। लेकिन आलोचकों से भी मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप साथ साथ प्रश्न के साथ साथ समाधान भी दे दीजिए। और कभी कभी आलोचना करते करते ऐसे लगता है मानो यही लोग जो बैठे हुए इन्होंने ही डेली वेजर लाखों की संख्या पैदा की है। लेकिन मैं एक राजनीति क्षेत्र से जुड़ा हूं, मुझे कहने में कोई गरेज नहीं कि पिछली सरकारों की देन है, उनका पाप है। प्रायश्चित करने का सौभाग्य हमें मिला है और प्रायश्चित होगा। लेकिन पिछली सरकारों में जो सरकार आती थी, जो मंत्री आते थे, बैकडोर से लगाया जाता था और कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर है, यहां सब चलता है, बाद में आप परमानेंट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अपने पुत्रों को क्यों ना लगाते। इसलिए हम इन पापों का प्रायश्चित करेंगे, लेकिन पापों की घंटी अपने गले में डलने दें, इतने मूर्ख नहीं। और इसलिए समाधान की बात जहां तक है, मैं 2 घंटे इनके साथ बैठा एलजी साहब का काम सरल करने के लिए। यदि आप उनको सीधा सीधा कन्फर्म कर दें तो ये बेरोजगार नौजवान जो बाहर गलियों सड़कों में जाकर के स्टे ऑर्डर ले आएंगे। अगर आप रिटर्न टेस्ट करें तो इंटरव्यू समाप्त हो चुका है। तो इसका क्या विकल्प होगा, उसको बड़ी संजीदगी से डुएबल मान करके करना होगा। और किसी भी, और अब इसी दिशा में जाके ये गुनाह दोबारा ना हो, डीओपीटी का ही लाया हुआ एक जो यहां लागू नहीं हुआ था कि इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही रेजीम में। वरना पहले ये भी हुआ करता था कि 100 नंबर इंटरव्यू रिटर्न में कोई बच्चा लेता, उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता, और जहां पक्षपात करना होता था इंटरव्यू के 100 नंबर दे दिए जाते। उस दिन एक प्रदर्शन यहाँ हो रहा था, मैं वहाँ गया और मैंने कहा कि भाई अगर एक बच्चा गरीब घर से 100 नंबर लेकर के आता है नौकरी प्राप्त का, हम उसके साथ खड़े होंगे, भले ही 1000 लोग बाहर प्रदर्शन करें, पुतले जलाएं, पुतले जलाने से नौकरी नहीं मिलेगी। हमें भारत की मुख्य धारा की प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ना होगा। हमें इसलिए वंचित रखा गया, हमारा विकास रुका है, हमारी ग्रोथ रुकी है। किसी भी जिम्मेवार सरकार का फर्ज ये है कि न केवल सरकारी नौकरियां मुहैया करवाए, बल्कि रोजगार के साधन उपलब्ध करे, लाइवलीहुड। और उसी दिशा में ये सारे प्रोजेक्ट्स, उसी दिशा में इंडस्ट्री के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनका प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है। मुर्मू साहब ने भी उस वक्त आउटरीच प्रोग्राम किए, बाद में कोरोना के कारण बाधा बन गई। अभी कुछ ही दिनों के बाद हम एक और MOU पर हस्ताक्षर करने वाले हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसके मेरी जिम्मेवारी में है, और LG साहब के साथ। यहाँ 3 बैम्बू क्लस्टर लगाए जाएंगे। यहाँ तो किसी ने मांग भी नहीं की थी, किसी को मालूम भी नहीं था कि कठुआ सांबा में कितना बैम्बू का जंगल है, रियासी में। ये सब रोजगार के जरिए सेल्फ लाइवलीहुड जो हमने सफल प्रयोग नॉर्थ ईस्ट में किया है, यहाँ करने की दिशा में है। और जब ये प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो इनसे भी जॉब जनरेशन होगी। और जहां तक विकास का संबंध है, आंकड़ों सहित ये कहा जा सकता है कि पिछले 5-6 वर्षों में, विशेषकर पिछले 4 वर्षों में जब ये व्यवस्था बदली है, जितना विकास हुआ है इतने पिछले 6-7 दशकों में नहीं हुआ। अब बदकिस्मती ये है कि मीडिया में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, बिकॉज डेवलपमेंट डज नॉट मेक अ गुड मीडिया स्टोरी, लैक ऑफ डेवलपमेंट डज मेक अ गुड स्टोरी। नाली टूटी हो, उसका चित्र लगे तो खबर बनती है, डैम बन जाए तो नहीं। अगर गिनवाने लगेंगे तो सारा दिन लग जाएगा। लेकिन ये आधा मिनट लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ध्यान में कम से कम 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के। आपका चनहरी नाशरी का टानल एशिया का सबसे लंबा 90 किलोमीटर
प्रधानमंत्री जी ने आके उसका लोकार्पण किया था। पहला ऐसा रोड प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, ये चर्चा में नहीं आता। उत्तर भारत का पहला केबल फ्री ब्रिज अटल सेतु, यहां का पहला इंटरस्टेट ब्रिज कीड़ियां गड़ियाल, सबसे बड़ा एक्सप्रेस कॉरिडोर निर्माणाधीन है कटरा से लेकर के दिल्ली तक। और आपकी बगल में हीरानगर में ईडन गार्डन, राजकुमार जी, ईडन गार्डन के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम हमसे यहां 30 किलोमीटर दूर बन रहा है। ये विकास नहीं तो और क्या है? तो कहते हैं धरती पे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ये सब कोई धरती पे ही तो हो रहा है, आसमान पे थोड़ी हो रहा है। जिसका नाम हमने अरुण जेटली जी के नाम पे रखा क्योंकि उन्हें उस गांव से थोड़ा लगाव भी था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल, आपको हैरत होगी, आईफल टावर से 35 मीटर ऊंचा रियासी में अगले वर्ष तैयार होगा। और मेट्रो ट्रेन यहां 3 साल में आने वाली है। हालांकि अगर क्यू में चलते तो हमारी बारी बाद में आनी है। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।